26 साल का लड़का अपने हाथों में ताज़ा सब्जियों का थैला लेकर एक डीएम साहब के बंगले पर पहुंच जाता है, क्योंकि इस बंगले के अंदर उसकी बहन रहा करती है जो कि खुद भी एक एसपी है और उसके पति डीएम है। वहां पर जाकर वो वॉचमैन से मालकिन से मिलने के लिए कहने लगता है, तो वॉचमैन उसकी हालत को देखकर समझ नहीं पाता है कि ये किस तरह से मालकिन से मिलने के लिए कह रहा है, क्योंकि वह खुद को मालकिन का भाई बता रहा था। इसके बावजूद भी जो वॉचमैन है अंदर जाता है और अंदर जाकर अपनी मालकिन और मालिक को ये बात बता देता है। अब अंदर से दोनों पति पत्नी बाहर निकलते हैं और जैसे डीएम साहब की पत्नी उस लड़के को गेट पर खड़ा हुआ देखती है, तो जैसे ही वो लड़का कुछ कह पाता उससे पहले वो कहने लगती है कि हाँ भाई कौन हो तुम, मैं तो तुम्हें नहीं जानती। इस बात को सुनकर वह लड़का पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपनी बहन की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मालकिन गलती हो गई, शायद मैं किसी और को ढूंढ रहा था और मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूं। ऐसा कहकर वो लड़का अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है और बहन उस बंगले के अंदर खड़ी खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। क्या कारण था जो बहन ने अपने भाई को पहचानने से मना कर दिया था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं। बड़ा लड़का है जिसका नाम दीपक है, छोटी लड़की है जिसका नाम है अनु। बच्चे स्कूल में पढ़ा करते हैं और माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दीपक 12वीं क्लास में होता है तो उसके बाद वह अपने माता पिता से पढ़ने से मना कर देता है और कहता है कि माँ बाबूजी ये पढ़ाई लिखाई मुझे समझ में नहीं आती, आप ऐसा करो बहन को ही पढ़ा लेना। वैसे भी वो पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। अब माता पिता को इस बात से गुस्सा तो बहुत आता है, क्योंकि वे चाहते थे कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े अधिकारी बने, लेकिन उनका बेटा पढ़ने से मना कर रहा है। उसके बाद जो पिता होते हैं उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बेटा साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये मुझसे होगा ही नहीं और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसके बाद मजबूरन जो उसके पिता होते हैं अपने बेटे को वहां से दिल्ली भेज देते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर उनका एक दोस्त रहा करता था जो काफी दिनों से उसे अपने पास बुला रहा था और कह रहा था कि तू यहाँ पर आ जा। लेकिन जैसे उसके बेटे ने पढ़ाई लिखाई से मना किया था तो उसने अपने बेटे को उसके पास भेज दिया था और कहा था कि भाई इसे किसी काम धंधे में लगा दे, क्योंकि अब ये पढ़ाई करना नहीं चाहता। इसके बाद जो दीपक होता वहां से दिल्ली चला जाता है और वहीं पर रहकर काम करने लगता है। उसने सब्जियों का काम चालू किया था, क्योंकि उसके पिता के दोस्त भी दिल्ली में सब्जियों का काम किया करते थे। वहां पर रहकर दीपक अपने धंधे को सेटल कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से उसको एक बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है। दरअसल उसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई है और उसके बाद उसकी बहन घर पर अकेली रह गई है। इसके बाद जो दीपक होता है आनंद फानन में वहां से अपने घर आता है और घर पर आने के बाद अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करता है। दुख तो उसे बड़ा ही हुआ था, लेकिन अब वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के रह गए थे और कोई इस दुनिया में उनका सगा नहीं था। इसके बाद जो दीपक होता है वो अपनी बहन की पढ़ाई को जारी करवाने के लिए उसे अपने साथ दिल्ली में ले जाता है और वहीं पर रहकर उसकी पढ़ाई लिखाई कराने लगता है। पिता का जो दोस्त था उसी के घर में अपनी बहन को रखा करता है और वहीं पर खुद भी रहा करता है, लेकिन साथ में वो उन्हें अपना किराया भी दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो दीपक होता है वह सब्जी बेच बेच कर अपनी बहन को पढ़ाने लगता है और उसकी बहन की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे उसकी बहन की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसकी बहन यूपीएससी को क्रैक करने के लिए बोलने लगती है। अब जब भाई यूपीएससी का नाम सुनता है तो उससे खर्चा पूछने लगता है, तो वो बता देती है कि मुझे वहीं पर हॉस्टल लेकर रहना पड़ेगा और वहीं पर पढ़ाई करनी होगी, इसके लिए थोड़ा सा खर्चा तो आएगा। तो उसके बाद जो दीपक होता है अपने पैतृक घर जिसके अंदर वो अपने माता पिता के साथ रहा करते थे उसको गिरवी रख देता है और सोचने लगता है कि बाद में पैसे कमा कर इसे छुड़ा लूंगा, अभी अपनी बहन को पढ़ाई लिखाई करा देता हूं। उस घर को गिरवी रखता है और गिरवी रखने के बाद उन पैसों को अपनी बहन को दे देता है और कहता है कि बहन खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद बहन अपने भाई को गले से लगा लेती है और कहती है कि भैया अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। थोड़ी देर तक माहौल गमगीन हो जाता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ शांत होकर जो बहन होती है वो पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और वहीं पर हॉस्टल लेकर रहने लगती है। अनु वहां पर रहकर दिन रात एक करके मेहनत किया करती है और कभी कभी वह अपने भाई का भी हालचाल जाना करती है फोन करके, और इसी तरह से समय बीतता है। धीरे धीरे अनु की मेहनत रंग लाती है और वह यूपीएससी के टेस्ट को क्लियर कर लेती है और एक आईपीएस ऑफिसर बन जाती है। जैसे वो आईपीएस ऑफिसर बनती है तो इसकी खबर वो अपने भाई को देती है और भाई इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है और जहां पर वो सब्जियां बेचा करता था वहां पर मिठाइयां बांटता है कि उसकी बहन कामयाब हो गई है।
इसके कुछ दिनों बाद जो बहन होती है वो ट्रेनिंग के लिए चली जाती है और ट्रेनिंग करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक शहर में हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब से अनु ट्रेनिंग के लिए गई है उसके बाद से अनु की और उसके भाई की बात होनी काफी ज्यादा कम हो गई थी, क्योंकि फिलहाल अनु एक बड़ी अफसर है और उसे बहुत कुछ देखना पड़ता है। दीपक इन सभी बातों को समझता है कि बहन के ऊपर जिम्मेवारी है, तो इसी वजह से उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो वह भी उसे ज्यादा परेशान नहीं करता है। अब एक दिन अनु का फोन दीपक के पास आता है और वह उसे बताती है कि भैया मैं शादी कर रही हूँ और जहां पर मैं ड्यूटी किया करती हूँ वहीं के कलेक्टर साहब हैं, उन्हीं से मैं शादी कर रही हूँ। अब इसके बाद जो दीपक होता है वो कहने लगता है कि बहन कब शादी है और कहां पर तुम शादी करोगी, बताओ मुझे कब आना है। लेकिन वो दीपक से मना कर देती है, कहती है कि हमारी शादी कोर्ट मैरिज होगी, क्योंकि इनको ये सब चीजें पसंद नहीं है कि सभी लोग इकट्ठा हों और उसके बाद सभी लोगों के बीच में हमारी शादी हो, तो इसी वजह से हम लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। अब यह बात दीपक को बुरी तो बहुत लगती है, क्योंकि उसने अपनी बहन की शादी के लिए ढेर सारे सपने सजो कर रखे थे, लेकिन फिलहाल बहन ने ही उससे मना कर दिया था, तो वह चुपचाप रह जाता है, क्योंकि उसकी शादी एक बड़े अधिकारी से हो रही है और वह खुद भी एक बड़ी अधिकारी है। धीरे धीरे अब अनु को ड्यूटी लगे हुए लगभग 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल के अंदर कभी कभार ही उससे बात हुआ करती है, यानी कि भाई बहन की बातें बहुत कम हुआ करती हैं। ज्यादातर जो अनु है वो बहाने लगा दिया करती और उसके जीजा से भी उसकी बात नहीं कराती है। जब भी कभी जो दीपक है वो अपने जीजा से बात करने की कहता है तो वह तरह तरह के बहाने लगा देती है और कहती है कि वो भी बिजी हैं, बाद में तुम्हारी बात करवा दूंगी। इन बातों से दीपक को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो सोचने लगता है कि हो सकता है बिजी हूं इसी वजह से ऐसा कर रही हूं। लेकिन तभी उसे ज्ञात होता है कि 2 दिन बाद उसकी बहन का बर्थडे आना है और पिछले 3 साल से दोनों भाई बहनों ने वो बर्थडे नहीं मनाया है। इसके बाद जो दीपक होता है वह इस बार उसका बर्थडे मनाना चाहता है और वह उसको फोन करके खबर तक भी नहीं करता है, क्योंकि इससे पहली साल जब उसने अपनी बहन को फोन करके बर्थडे मनाने के लिए कहा था तो उसने साफ साफ मना कर दिया था और कहा था कि नहीं भैया मैं बिजी ज्यादा हूं और मैं बर्थडे नहीं मना सकती। तो इस बर्थडे पर वो अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहता है और उसे पता है कि उसकी बहन कहां रहा करती है, तो इसी वजह से वह इस बार अपनी बहन से मिलने का तय करता है। वह अपने पुराने कपड़ों में से एक जोड़ी पुराने कपड़े अच्छे से जो थे उन्हें पहन लेता है और पहनने के बाद उस शहर के लिए निकल जाता है जहां पर उसकी बहन डीएम साहब के साथ रहा करती है। वहां से वह उस शहर के लिए निकल गया था और रास्ते में ढेर सारी बातें सोच रहा था कि बहन मिलेगी तो उससे ये कहूँगा, वो मुझे देखेगी तो बड़ी खुश हो जाएगी और मैं भी तो देखूँ मेरे जीजाजी कैसे हैं। यही सोचते सोचते वह उस शहर में तो पहुंच गया था और वहां जाने के बाद वह अपनी बहन के घर ढूंढने लगता है। घर ढूंढना बड़ा ही आसान था, क्योंकि वो डीएम साहब थे और डीएम साहब के निवास के बारे में सभी को पता था। इसके बाद वह रिक्शा वाले को बताता है कि मुझे यहाँ से सबसे पहले आप मंडी ले चलो और मंडी से मैं कुछ सब्जियाँ खरीदना चाहता हूँ। भाई के पास कुछ पैसे थे तो उन पैसों से वो मंडी से ताज़ा सब्जियाँ खरीदता है, क्योंकि उसे सब्जियों के बारे में पता है, तो वह सोचता है कि बहन के लिए तोहफा यही ले चलूँ, कम से कम उसके काम तो आ जाएगा। ऐसा सोचकर जो भाई होता है वहाँ से दोबारा एक रिक्शा करता है और उस रिक्शे को लेकर डीएम साहब के निवास पर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद जैसे वो गेट पर पहुँचता है तो एकदम से जो वॉचमैन होता है वो वहाँ पर आता है और उसे पूछने लगता है कि हाँ भाई तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। जो लड़का होता है दीपक, उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और वो चहकते हुए वॉचमैन से पूछने लगता है कि ये घर डीएम साहब का है ना। तो वॉचमैन कहता है कि हाँ भाई है तो डीएम साहब का ही, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम सब्जी बेचने के लिए आए हो। तो वो कहने लगता है कि नहीं मैं सब्जी बेचने के लिए नहीं आया हूँ, दरअसल जो आपके डीएम साहब की पत्नी है मैं उसका भाई हूँ और आप उन्हें बुला दीजिए, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। इस बात को सुनकर जो वॉचमैन होता है वो उस लड़के की तरफ ऊपर नीचे देखने लगता है और मन के अंदर बहुत कुछ सोच रहा था, क्योंकि दीपक की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वह यहाँ के डीएम साहब की पत्नी का भाई भी हो सकता है। और यह बात सोचकर वह शंका में पड़ जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि हो भी सकता है कोई जानकार हो, तो इसी वजह से वह वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है और उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ऐसा कहकर जो वॉचमैन होता है घर के अंदर जाता है, जहाँ पर डीएम साहब और अनु जो कि एसपी थी वो दोनों बैठकर वहां पर चाय पी रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। वॉचमैन वहां पर जाकर दोनों के सामने ये बात बता देता है कि बाहर कोई लड़का आया है जिसकी उम्र 26 साल होगी और उसके हाथ में सब्जियों का थैला है। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वह अपने आप को मैम साहब का भाई बता रहा है और वह मिलने के लिए खड़ा हुआ है, आप लोग उससे मिल लीजिए। इस बात को सुनकर डीएम साहब एकदम से खनक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कह क्या रहा है, आखिर इसका कोई भाई है या नहीं है।
इसके बाद डीएम साहब कुछ बोल पाते, तभी जो अनु है वो कह देती है कि ठीक है, तुम उसको वहीं पर रोक कर रखो और मैं अभी आकर देखती हूँ कि कौन है वो। तो फिर जो वॉचमैन है वहां से बाहर आ जाता है और उसे रुकने के लिए कह देता है। थोड़ी ही देर में अनु और उसका पति घर से बाहर निकलते हैं और जैसे अनु अपने भाई को दरवाजे के सामने देखती है तो एकदम से उससे कहने लगती है कि हाँ भाई, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। अब इस बात को सुनकर जो दीपक गेटों पर खड़ा हुआ था सब्जी का थैला लिए हुए, उसको एकदम से बहुत जोर से धक्का लगता है और वह सोचने लगता है कि ये मेरी बहन कह क्या रही है। इसके बाद वह अनु से कुछ कह ही पाता, उससे पहले अनु कह देती है कि देखिए भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो बचपन से ही अनाथ थी, अब मेरी इनसे शादी हो गई है तो मेरा परिवार यही है और मेरा कोई भाई भाई नहीं है। इस बात को सुनकर जो दीपक होता है उसके और भी ज्यादा होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगता है कि बहन आजकल की चकाचौंध में खो गई है और इसी वजह से मुझसे मना कर रही है। यह सोचकर जो दीपक है वो बात को संभालते हुए कहने लगता है कि हाँ मैम साहब, आप मेरी बहन नहीं हो, दरअसल मुझसे गलती हो गई, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। ऐसा कहकर जो दीपक होता है अपनी आंखों के आंसू को छुपाते हुए वहां से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहां से चले जाता है। इसके बाद जो अनु होती है वहां से सीधा अपने कमरे में चली जाती है और कमरे के अंदर बंद होकर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो अनु का पति होता है उसका नाम होता है शेखर। अब शेखर जब अपनी पत्नी के इस व्यवहार को देखता है तो उसे थोड़ा सा शक होने लगता है और वह सोचता है कि कहीं मेरी पत्नी झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि उसने दीपक की आंखों के वो आंसू भी देख लिए थे और अपनी पत्नी का ये व्यवहार कि वो वहां से भागकर कमरे के अंदर चली गई है, ये सब कुछ भी देख लिया था। और इसके बाद वह वहां से घर के बाहर आता है और वॉचमैन से कुछ बात करने लगता है। वॉचमैन से वह पूछता है कि भाई ये कौन है और ये क्या पूछ रहा था यहाँ पर आकर। तो वॉचमैन बता देता है कि साहब ये पूछ रहा था कि ये डीएम साहब का घर यही है, तो मैंने इसे बता दिया कि हाँ यही है। और वो कहने लग रहा था कि मेरी बहन जो कि आपके डीएम साहब की पत्नी है, उन्हें बाहर बुला दीजिए और कहिए कि उनका भाई आया है। इस बात को सुनकर डीएम साहब का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और इसके बाद वह अपनी पत्नी के कमरे के दरवाजे के बाहर एक कांच का गिलास लगाते हैं और उससे कान लगाकर कमरे के अंदर की आवाजें सुनने लगते हैं। अंदर जो अनु थी वह फूट फूट कर रो रही थी और जब उसके रोने की आवाज उसे सुन जाती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मेरी पत्नी बहुत कुछ मुझसे छुपा रही है। दरअसल जो डीएम साहब थे उनसे उनकी जब मुलाकात हुई थी तो पहली मुलाकात में अनु और डीएम साहब दोनों एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे। और इसके बाद जब डीएम साहब ने अनु से पूछा कि तुम्हारे घर वाले कौन कौन है, तो अनु ने पहली बार में उससे मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इतने बड़े अधिकारी के सामने वह अपने सब्जी बेचने वाले भाई को इंट्रोड्यूस करे, तो इसी वजह से उसने झूठ बोल दिया था। लेकिन आज उसका भाई जब दरवाजे पर आ गया तो मजबूरन उसे उससे मना करनी पड़ी। अब शेखर सब कुछ जान गया था और इसके बाद वह अनु का दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलने का आग्रह करने लगता है। तो जो अनु होती है वह इस आवाज को सुनकर अपने आप को संभालती है और फिर पूरी तरह से शांत होकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने से बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर पहले अनु बुरी तरह से रो रही थी और वो शेखर से बहुत कुछ छुपा रही है। इसके बाद जो शेखर होता है अपनी पत्नी अनु का हाथ पकड़ता है और वहीं बेडरूम में जाकर बेड पर बैठ जाता है। बैठने के बाद उससे कहने लगता है कि अनु क्या हुआ, मुझे देखने से लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। लेकिन अनु कहने लगती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे सामने मैं क्या छुपाऊंगी। तभी जो शेखर होता है उस लड़के के बारे में पूछने लगता है जो उन्हें गेट पर मिला था। इस नाम को सुनने के बाद अनु थोड़ी सी बैक सी जाती है और एकदम से उसकी आंख से आंसू टपक जाते हैं। जैसे ही शेखर उसकी आंख में आंसू देखता है तो उससे कहने लगता है कि जो कुछ भी है मुझे साफ साफ बता दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद जो अनु होती है वह पूरी सच्चाई शेखर को बता देती है और कहती है कि मुझे डर था कि आपको जब पता चलेगा कि मेरा भैया सब्जी बेचा करता है, मामूली से सब्जी बेचने वाले की मैं बहन हूँ, और कहीं आप मुझसे शादी से मना ना कर दें, इसी वजह से मैंने आपको नहीं बताया। इसके बाद शेखर उसे समझाने लगता है, कहता है कि छोटा और बड़ा आदमी कोई नहीं होता, इंसान इंसान होता है और तुमने बहुत बड़ी गलती की है अपने भाई को इस तरह से दरवाजे से भगाकर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और फौरन से अपने भाई को फोन मिलाओ और उसे वापस से यहाँ पर बुला लो और उससे माफी मांग लो। इसके बाद अनु अपना फोन निकालती है और फोन निकालने के बाद अपने भाई के नंबर पर फोन मिला देती है। इधर जो दीपक था वह अपने मन में ढेर सारे पछतावे लेकर वहां से वापस लौट रहा था और जैसे अनु का फोन उसके पास आता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है अपनी बहन पर और इसी वजह से वो उसका फोन नहीं उठाता है। इधर जो अनु थी जब उसका भाई फोन नहीं उठाता है तो वह और भी जोर जोर से रोने लगती है और कहती है अपने पति से कि मैंने अपने भाई को नाराज कर दिया है। इसके बाद शेखर अपने फोन के अंदर उस फोन में से वो नंबर डायल करता है और उस फोन को मिलाकर अनु को दे देता है और कहता है कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज होगा, इसी वजह से फोन नहीं उठा रहा है, इस नंबर से उठा लेगा और तुम अच्छे से उससे बात करो और उसे यहाँ पर बुलाओ। इसके बाद जैसी बेल जाती है तो दीपक वहां से फोन उठा लेता है और जैसे दीपक फोन उठाता
जाता है तो अनु अपने भाई से रो रो कर माफी मांगने लगती है और उसे पूरी सच्चाई के बारे में बता देती है। इसके बाद जब दीपक को पूरी सच्चाई पता चलती है तो वो कह देता है कि कोई बात नहीं बहन, अगर ऐसी बात है तो तू मुझे पहले ही बता देती, मैं तेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आता। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अपनी बहन का बर्थडे इस बार उसके साथ मनाऊंगा, क्योंकि काफी सालों से मैंने तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाया है और इसी वजह से तुमसे मिलने के लिए चला आया। लेकिन आज के बाद मैं तुमको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें जब टाइम मिले तो तुम ही मुझसे मिलने के लिए आ जाना। ऐसा कहते हुए वह फोन को काटने ही वाला था, लेकिन तभी शेखर अनु के हाथ से फोन ले लेता है और कहता है कि साले साहब आप चिंता मत करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है और आप वापस से आ जाओ। तुम्हारी बहन तुमसे छोटी है तो उसकी गलतियों को माफ करो और हमें आकर दोबारा से अपने दर्शन दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को भेजकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। इस बात को सुनकर दीपक अपने आंखों के आंसू को पहुंचता है और कहता है कि जीजाजी अभी आ रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं ही आ जाऊंगा, आप पुलिस को बेशक से मत भेजो। उसके बाद दीपक दोबारा से उस बंगले पर जाता है, लेकिन इस बार अनु और उसका पति उसे गेट के पास ही मिलते हैं और जैसे दीपक गेट के पास आता है तो अनु एकदम से बाहर जाती है और अपने भाई के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे माफी मांगने लगती है। कहती है कि भाई मुझे माफ कर दो, दरअसल मैंने एक छोटा सा झूठ बोल दिया था और उसी की वजह से ये सब कुछ मुझे करना पड़ा। मैं सोच रही थी कि अगर इन्हें पता चल जाएगा तो ये मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। उसके बाद दीपक भी उन्हें माफ कर देता है। तभी जो शेखर है वो कहने लगता है कि अब सारी के सारी बातें यहीं पर हो जाएंगी, या अंदर भी चलोगे, हमें मेहमान नवाजी का मौका भी दोगे। इसके बाद वो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और यह सब कुछ वॉचमैन खड़ा खड़ा देख रहा था। घर के अंदर जाकर दीपक अपनी बहन को जन्मदिन की मुबारकबाद देता है और इसके बाद वो सभी लोग उसी बंगले के अंदर अपना जन्मदिन मनाते हैं। इसके बाद दीपक की बहन और उसका जीजा मिलकर उसके सब्जियों के काम को बंद करा देते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप करके दीपक को दे देते हैं। दीपक की भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर वो लोग शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद दीपक उस लड़की के साथ अच्छी तरह से रहा करता है। दीपक का बिजनेस उन्होंने आगरा में सेटल कराया था और वहां पर जो उनका पुराना घर था जिसके अंदर वो अपने माता पिता के साथ रहा करते थे, उस घर को भी उन्होंने गिरवी से छुड़वा लिया था और उसे अच्छे से मॉडिफाई करवाकर बनवा दिया था। दीपक उसमें अपनी पत्नी के साथ रहा करता है, बिजनेस को किया करता है और उसके बहन और जीजा उससे मिलने के लिए आया करते हैं और बार बार जब ये बात उनके सामने आया करती है तो अब वो इस बात को हंसी में उड़ा दिया करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एसपी बनते ही एक बहन ने अपने भाई को पहचानने से भी मना कर दिया। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। अब बारी आती है हमारे उन प्यारे सब्सक्राइबर की जो हमें बहुत ही अच्छे कमेंट भेजते हैं और जिनके कमेंट हमारे दिल को छू जाते हैं। सबसे पहला कमेंट है मूलचंद गुजर जी का, जो कि बहुत ही अच्छे कमेंट भेजते हैं और मोस्टली हमारी हर वीडियो पर उनका थम्स अप आपको मिल जाएगा। तो मूलचंद गुजर जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी हर वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। दूसरा कमेंट आता है अनिल भाई का। अनिल भाई ने कहा है कि आपकी कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ गए। अनिल भाई जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। तीसरा कमेंट है जयप्रकाश जी का। जयप्रकाश जी हमारी सभी वीडियो को देखते हैं और हमीरपुर यूपी से हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी कहानियां बहुत ही अच्छी हुआ करती हैं। तो जयप्रकाश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमें इस लायक समझने के लिए। चौथा कमेंट है मोनिका जी का, जिन्होंने कमेंट में थम्स अप भेजा है। तो मोनिका जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद अपना कीमती वक्त निकालकर हमारी वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। बाकी जिन लोगों ने अच्छे कमेंट किए थे और उनके नाम रह गए हैं, वो लोग बुरा ना माने, आने वाली किसी वीडियो में आपका नाम भी जरूर से हम ले देंगे। इसी तरह से अच्छे कमेंट हमें मोटिवेट करने के लिए करते रहिए। आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।